दोस्तों नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि प्राकृतिक आपदाओं के मूल में हमारा कुशल अप्रबंधन होता है, जहाँ पर हमारा लालच हमें समस्याओं का सबसे बड़ा शिकार बना देता है। जब आप सोचिए इस समय जो है बाढ़ की स्थिति चल रही है, ये हर साल की स्थिति हो गई पूरी दुनिया में और हम भी उससे बचे हुए नहीं हैं। तो इसके पीछे मूल कारण क्या है? तो मूल कारण यही है कि पानी के आने जाने का स्थान हमने रोक दिया। पानी जहाँ से आता था और जहाँ जाता था उसी को हमने डिस्टर्ब कर दिया। अब पानी को तो ये पता है नहीं कि उसका जगह रोक दिया गया है। पानी जहाँ ऊपर से नीचे बहता था अब भी वैसे ही बहता है, अब उसकी मात्रा कभी कम ज़्यादा हो जाती है। अब पता चलता है जहाँ पानी ढाल होता था वहाँ पानी आके कुछ दिन रुकता था। भाई नदियों के जो थाले होते थे, मतलब बेसिन जिसे कहा जाता है, नदी क्षेत्र, वहाँ पर पानी काफ़ी दिन रहा करता था। मान लीजिए जब पानी की मात्रा बढ़ जाती थी, हफ्ता 10 दिन 15 दिन 1 महीने 2 महीने तक पानी वहाँ रुका रहता था, जिसे को वाटर लॉगिंग कहते हैं। अब पता चलता है आपने वहाँ घर बना लिए, बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ बना ली। अब पानी क्या करेगा? पानी अब भी वहीं आएगा और वहीं रुकेगा, बस अब आप उसे बाढ़ कहेंगे। और पानी जहाँ रुकेगा, अब आपने वहाँ घर बना लिया, पानी तो अब भी वहीं रुक रहा है, बस फ़र्क ये पड़ा कि अब वो आपके घर में आ गया। या आप यूँ कहें कि पानी में आप घुस गए हैं, जिसे बाढ़ कह रहे हैं। तो ये जो अप्रबंधन है इससे बाज आइए। और प्रकृति के साथ लड़ने की तो बिल्कुल भी कोशिश मत करिए, क्योंकि ये तो संभव ही नहीं है। अच्छा, जल प्रबंधन जिसे हम कहते हैं वो क्या है? यही है ना कि जब पानी की फराद मात्रा हो तो उसे स्टोर कर लेना है। स्टोर कहाँ करेंगे? कै टंकी और कै ड्रम में रखेंगे? तो इसके लिए जो आपके प्राकृतिक स्रोत थे उन्हें ही सही रखना होगा। मतलब तालाब और नदियों का स्वास्थ्य अच्छा रखना पड़ेगा। भाई आप नए रास्ते, नए सड़क, नए पुल, नए रेल लाइन सब बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। भाई उसके अगल बगल, उसके किनारे ही नए बड़े तालाब भी तो बनाइए, और तालाब गहरे हों, और तालाब ऐसे जगह होने चाहिए जहाँ पानी जाता हो। पता चला आप तालाब ऐसे ऊंची जगह बना रहे हैं कि वहाँ पंप लगा के पानी पहुँचाना पड़ता है। गांव में तो यही हाल है कि भाई जहाँ नीचे के हिस्सा जो है गांव का, जहाँ पानी बह के जाता है, तालाब का निर्माण वहाँ करना है। आप ऐसी ऊंची जगह तालाब कर देंगे, वहाँ पानी कभी पहुँचे ही ना। तो अब हमें जो है अपने डेवलपमेंट, जो हमारा डेवलपमेंटल डिज़ाइन है, इसको थोड़ा सही करना होगा। और व्यवहारिक तरीके से जब तक इसे हम लागू नहीं करेंगे हम रोते ही रहेंगे। अब पहाड़ों पर कहाँ कौन सा निर्माण होना चाहिए? अरे भाई, अगर ऊपर से ग्लेशियर टूटेगा तो उसके नीचे जो पानी बहेगा, ग्लेशियर क्या है? बर्फ़ ही है ना, जमा हुआ पानी जो है बर्फ़ के रूप में। अगर ऊपर टूटेगा कुछ भी किसी भी कारण से, तो उसको बह के जाने के लिए जगह चाहिए ना। वो जगह आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? कहाँ से पानी बह सकता है? पानी के बहने का जो रास्ता है उसको खाली करिए। पानी से लड़िए मत। पानी जब साफ़ पानी आपको मिलेगा, फ्रेश वाटर वैसे भी धरती पे बहुत कम है, ये जमी बर्फ़ है और बरसात है, इसी से मिलता है, और ग्राउंड वाटर भी उसी से रिचार्ज होता है। तो उस रिचार्ज करने के जितनी भी व्यवस्थाएं उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अब पुराने तालाबों को तो हम जिंदा कर नहीं पा रहे हैं, उसके लिए ढेर सारी मशक्क़त चल रही है। चलिए कोशिश कर लीजिए अगर हो जाए, लेकिन नए तालाब पुराने तालाबों को ज़िंदा करने से ज़्यादा आसान है बनाना। क्योंकि जहाँ भी हम रेल रोड के बड़े प्रोजेक्ट बना रहे हैं उन जगहों पर 2-2, 4-4, 5-5 किलोमीटर पर बड़े और गहरे तालाब हम बना सकते हैं। या फिर नदियों के जो गाद नदियों में जमा हो गई है उसकी सफाई के बड़े अभियान चला सकते हैं। अब प्रयागराज का उदाहरण लीजिए, संगम क्षेत्र को देखिए, तो गंगा जी का बहाव हमेशा बदलता रहता है। दारागंज से झूंसी की तरफ कब कहाँ शिफ्ट हो जाएगा और कटाव कितना होगा इसका अनुमान आप नहीं लगा सकते। अब फाफा मऊ से संगम के बीच की स्थिति देखिए, तो वहाँ की गाद निकालने की हमें अस्थायी कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। जो नदी के विशेषज्ञ हैं उनसे चर्चा करनी चाहिए। इसी तरह से आप देखिए इरादतगंज से जब संगम की तरफ आपकी हमारी यमुना जी आ रही है, वहाँ भी यही सेम कंडीशन है। तो गाद निकासी सबसे बड़ी समस्या। आप संगम क्षेत्र में अरैल से जैसे ही जब आप आगे बढ़ेंगे, गंगा जी थोड़ा सा आगे बढ़ रही हैं, छतनाग और DPS के बीच में, वहाँ भी यही कंडीशन है गाद।
तो अगर गाद की सही समय से निकासी होती रहे और किस क्षेत्र में किस जगह पे कितनी गाद निकाली जानी है, सभी नदी क्षेत्रों में ये तय किया जा सकता है। अब दिल्ली का जैसे एग्जाम्पल लीजिए, यमुना जी गंदगी भयानक प्रदूषण का शिकार हैं। सिर्फ उसमें से अगर सिल्ट निकाल लिया जाए और उस सिल्ट के लिए निकाल के आप उससे बहुत सारे काम कर सकते हैं। पाटन के लिए जो इस्तेमाल, पटान जो होता नहीं है, मकानों की जो नींव भरी जाती है सड़क के लिए, या और भी बहुत सारे इस्तेमाल हो सकते होंगे, उसकी परिचर्चा कर दिए, उसको तैयारी करिए। तो नदियों की गाद की सफाई बेहद ज़रूरी है, तो उसको करने की आवश्यकता है और उसको समय पे करिए। अब बाढ़ का रोना हर साल रोते रहिए अगर आप नहीं सीखे तो। अब हमारे पास अगर स्वच्छ और साफ़ पानी अगर मिल रहा है तो इसको संजोने की ज़रूरत है। अब एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अभी 296 किलोमीटर का जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना है, बुंदेलखंड के लिए वरदान है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि सारे पिछड़े हुए ज़िले उससे अब प्रगति के रास्ते से जुड़ गए हैं। उनके लिए लखनऊ दिल्ली अब दूर नहीं है, न प्रयागराज दूर है, क्योंकि कनेक्टिविटी से बहुत सारी चीज़ों का समाधान हो जाता है, ये सच्चाई है। लेकिन वहाँ पर जल मतलब पानी की समस्या भी सबसे बड़ी समस्या है। केन बेतवा लिंक और बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, पर आमतौर पर जब पानी की कमी रहेगी, नदियों में पानी कम रहेगा, तो उस वक्त आप कैसे चीज़ों को संभालेंगे, सुधारेंगे, इसका भी विचार किया जाना चाहिए। हो सकता है सरकार कुछ और योजनाएं बना रही हो, लेकिन उसको सही ढंग से लागू करना ईमानदारी से सबसे बड़ी समस्या है। और सरकारी तंत्र रोड़ा अटकाने में महारथी है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। बड़ी बड़ी योजनाओं की वह बैंड बजा देता है। तब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर बात किया जा रहा था, 296 किलोमीटर। अब सोचिए अगर इस एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ एक एक 2-2 किलोमीटर पर, क्योंकि वो जिस क्षेत्र से गुजर रहा है वहाँ आबादी न के बराबर है, तो ऐसे में हम एक तालाबों की एक बड़ी श्रृंखला का निर्माण कर सकते हैं। और इस एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ 1-1 किलोमीटर पर, 2-2 किलोमीटर पर, दोनों साइड में जहाँ ढलान का क्षेत्र हो, जल संग्रहण के लिए गहरे और बड़े तालाब बनाए जाएँ और उससे जुड़ी कुछ चीज़ें, क्योंकि अगर वाटर बॉडी वहाँ पर रिचार्ज करने के लिए कुछ इस तरह की बन जाएगी तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। क्योंकि बरसात बड़ी मात्रा में जब होती है, या फिर बाढ़ की जब बड़े बाढ़ जब आते हैं, जैसे बाढ़ हो सकता है हर साल थोड़ा बहुत आ जाए, लेकिन जो बाढ़ भयावह बाढ़ 8 से 10 साल पर आता है, तो जो 8 से 10 साल पर हमें एक फ्रेश वाटर जो मिलेगा, उस पानी को हम बहकर जाने न दें। बुंदेलखंड क्षेत्र पूरा जो है सीमित जल का क्षेत्र है, वहाँ पर्याप्त पानी की उपलब्धता नहीं है। ऐसे में अगर हम जो बाढ़ 8 से 10 साल पर, 4-6 साल पर आता है, उस पानी को हम स्टोर कर सके, इसके लिए हम बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके दोनों तरफ 1-1 किलोमीटर पर हम बड़े और गहरे तालाबों का निर्माण करें, तो उस क्षेत्र का वाटर बॉडी एरिया अपने आप बढ़ जाएगा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज किया जा सकता है। अब वहाँ पर किस तरह के वृक्षों को लगाना है, इसका चयन सबसे आवश्यक होता है। एक तरफ हम पेड़ों पौधों को लेकर बड़े दुराग्रही हैं, तो सच में जो उसके जानकार हों, जो उसके बारे में समझते हों, उनसे पूरी राय लेकर उस तरह के वृक्षों को लगाया जाना चाहिए। तो बाढ़ कोई समस्या के रूप में नहीं रहेगी अगर हम पानी का सही इस्तेमाल कर सके। सोचिए गुजरात, राजस्थान जगहों पर जब बाढ़ आ रही है तो बड़े सौभाग्य की बात है, भाई दुखी मत होइए। दुख की बात ये है कि उस पानी को हम रोक नहीं पा रहे हैं। 4-10 साल पर अगर वहाँ बाढ़ आ जाती है तो दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। बस उस पानी को हम कैसे रोकें, उस पानी को ज़मीन के अंदर कैसे पहुंचाएं, उस पानी का स्टोरेज कैसे करें, उस पानी का सही इस्तेमाल कैसे करें। अगर हम ये सीख गए तो ये बाढ़ हमारे लिए वरदान है। क्योंकि लगभग सभी उत्तर भारत को, गंगा के किनारे जो शहर हैं उसको छोड़ दीजिए, मतलब जो उत्तर भारत की नदी, बाकी सब जगहों पर पानी की क्राइसिस बढ़ ही रही है। और उत्तर भारत में अगर आप गंगा का जो प्रवाह क्षेत्र है उसके अगल बगल जो शहर हैं अगर उनको देखेंगे तो वहाँ बहुत घनी आबादी है, और सबसे ज़्यादा पानी को प्रदूषित भी यही पर किया जा रहा है। गंगा की सहायक यमुना नदी को देखिए, दिल्ली या फिर पूरे उत्तर प्रदेश के शहरों का एक तरफ से नाम लेते जाइए तो नदी के हित में कोई शहर नहीं है, वह पानी का सत्यानाश ही कर रहे हैं। तो हमें जागने और जागरूक होने की ज़रूरत है। सरकारी स्तर पर तो प्रयास बहुत सारे होते रहते हैं, पर नागरिक के स्तर पर हमारा व्यवहार बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। हम अपनी नदी, हवा, पानी, किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं करते हैं।
अभी देखिए, जैसे मैं अपने शहर का ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अपने मोहल्ले का बल्कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सारी नालियाँ जाम हो जाती हैं और अखबारों और टीवी पर सरकार की लापरवाही और हाँ, सरकारें लापरवाह हैं। सरकारी कर्मचारी भी काफ़ी हद तक जो काम करना चाहिए नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपके मोहल्ले की जो नाली जाम है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप जो रोज़ उसमें थोड़ा थोड़ा कूड़ा डालते रहते हैं, 3-4 महीने में वो जाम करने के लिए पर्याप्त कूड़ा आप उसमें डाल चुके होते हैं। दुकानों के सामने देखिए, सब गंदगी फैलाने में माहिर हैं और हर जल निकासी के रास्ते को जाम करने में अपना भरपूर योगदान दे रहे हैं। तो प्लीज़ इस योगदान को कम करिए और ढंग का व्यवहार करिए। सिर्फ नारेबाजी से काम नहीं चलेगा। ना तो सरकारों को दोष दीजिए, किस पार्टी की कौन सी सरकार है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप सही आदमी नहीं हैं और आप नागरिक के तौर पे अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, तो आपके लिए कुछ भी अच्छा नहीं होगा। तो जागरूक होइए और सही व्यवहार करिए, तभी जाके कुछ का ढंग का हो सकता है। इसी के साथ अभी की बात को यहीं पर विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।